जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो आइए नजर डाल लेते हैं आज की टॉप डिफेंस अपडेट्स पर शुरुआत करेंगे भारत सरकार की एक नई योजना से, जहां पर भारत सरकार एक रनवे इंडिपेंडेंट ड्रोन विकसित करने की योजना पर काम कर रही है, जो खासतौर पर कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू मिशन के लिए होगा। इस ड्रोन का उपयोग मुख्य तौर पर क्रैश हुए एयर क्रू को बचाना होगा, और इसके अलावा दुर्गम इलाके जैसे कि पहाड़ हो गए, बर्फीले क्षेत्र हो गए, यहाँ पर जो लॉजिस्टिक सप्लाई है ये पहुंचाना होगा, जहां हेलीकॉप्टर को ऑपरेट करना काफ़ी मुश्किल होता है। मुख्य क्षमताओं की बात करें तो ये बिना रनवे के उड़ान भर पाएगा। ये ऑटो टेक ऑफ, नेविगेशन और लैंडिंग फीचर से इक्विप होगा। इसमें हमें जीएनएस यानी कि जीपीएस के बिना भी उड़ान भरने की जो क्षमता है वो देखने को मिलेगी, और ईएलटी सिस्टम से क्रैश लोकेशन को ये खोज सकता है। अब कुल मिलाकर के कम से कम 200 किलोमीटर की ईस्ट में रेंज देखने को मिलेगी। 45 मिनट का जो लोइटरिंग टाइम है वो देखने को मिलेगा, और 400 किलोग्राम की जो पेलोड कैरिंग कैपेसिटी है वो हमें देखने को मिलने वाली है। बेसिकली ये समुद्र तल से 16,000 फीट से 20,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरने में सक्षम होगा, और इसमें हमें एआई आधारित जो ऑटोनॉमी है और ऑल वेदर कैपेबिलिटी है ये देखने को मिलने वाली है। हमारी अगली बड़ी अपडेट मिलिट्री थिएटर कमांड को लेकर आ रही है। दरअसल इस समय भारत अपनी सेनाओं को 3 बड़े थिएटरों में बांटेगा, जहां पर वेस्टर्न थिएटर देखने को मिलेंगे जो कि पाकिस्तान के खिलाफ होगा। उसके बाद हमें नॉर्दर्न थिएटर देखने को मिलेगा जो चाइना के खिलाफ होगा, और फिर मैरीटाइम थिएटर देखने को मिलेगा जो समुद्री क्षेत्र के लिए होगा। नेतृत्व की बात करें तो वेस्टर्न थिएटर कमांड को बेसिकली इंडियन एयरफोर्स के अधिकारी लीड करेंगे, नॉर्दर्न थिएटर को आर्मी के अधिकारी लीड करेंगे, और मैरीटाइम थिएटर को नेवी के अधिकारी लीड करेंगे। यानी हर थिएटर उस सर्विस के हिसाब से दिया गया है जिसकी भूमिका सबसे ज़्यादा होगी। अब यहाँ पर हमें एक नया पद भी देखने को मिलेगा जो कि होगा वाइस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ये 4 स्टार ऑफिसर होंगे जो रोजाना के जो ऑपरेशनल जिम्मेदारियां हैं उनको संभालेंगे, और जबकि सीडीएस जो है वो स्ट्रेटेजिक लेवल पर फोकस करेंगे। लोगों के मन में ये प्रश्न आ रहा है कि इंडियन एयरफोर्स को पाकिस्तानी फ्रंट क्यों दिया गया है, तो उसकी एक वजह है लॉन्ग रेंज एयर पावर। एयरफोर्स पाकिस्तान के खिलाफ तेजी से स्ट्राइक कर सकती है। ऑपरेशन सिंदूर जैसे अनुभव से ये हमें समझ में आया है। अब चाइना के खिलाफ आर्मी क्यों है, इसका कारण यह है कि चीन के साथ जो लैंड बॉर्डर है वहाँ पर ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होता है, इसलिए ग्राउंड ट्रूप्स की भूमिका काफ़ी ज़्यादा है। और इस समय अभी ये क्लियर नहीं है कि एयरक्राफ्ट कैसे डिवाइड होंगे, एयर एसेट का कंट्रोल किसके पास रहेगा। संभवतः जो एयर एसेट हैं ये सेंट्रली कंट्रोल्ड रहेंगे, ताकि सभी थिएटर्स इनका इस्तेमाल कर सकेंगे। हमारी अगली बड़ी अपडेट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से आ रही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने आज ट्वीट के माध्यम से अवगत करवाया है कि भारतीय थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी सर ने आज एचएएल की फैसिलिटी का दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने एसीएस प्रचंड हेलीकॉप्टर में खुद उड़ान भरी है। उन्होंने अपने विजिट के दौरान हेलीकॉप्टर की परफॉर्मेंस, उसकी एजिलिटी और मिशन रेडीनेस का जायजा लिया है, और उसका अनुभव भी किया है। इसके अलावा उन्होंने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अलग अलग सेक्शन भी देखे हैं, जहां पर लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, इसके अलावा जो RUAV प्रोग्राम है, HAL ध्रुव प्रोग्राम है, इसके बारे में उनको जानकारी प्रदान करी गई है। मतलब भारत के हेलीकॉप्टर और ड्रोन प्रोग्राम की ग्राउंड रियलिटी क्या है, इसको खुद आज आर्मी चीफ की तरफ से परखा गया है। इस दौरान HAL के CMD DK सुनील सर और अन्य अधिकारियों के साथ उनकी मीटिंग हुई, जहां पर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट और कैपेबिलिटीज पर उनको ब्रीफ किया गया, और ये कब तक पूरे होंगे इस पर उनकी जानकारी भी दी गई है। आर्मी चीफ ने HAL की खुलकर तारीफ करी है। उन्होंने कहा कि HAL की डिफेंस प्रिपेयर्डनेस मजबूत करने में कह सकते हैं HAL ने काफ़ी काम किया है, और उसमें हमें सुधार भी देखने को मिला है। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो इंडियन आर्मी अब इंडिजिनस सिस्टम पर ज़्यादा भरोसा कर रही है। ऐसे प्रचंड जैसे हेलीकॉप्टर भारतीय सेना के ऑपरेशनल रेडीनेस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं, और आर्मी और HAL के बीच जो कोऑर्डिनेशन है ये लगातार मजबूत हो रहा है। हमारी अगली बड़ी अपडेट DRAL को लेकर आ रही है। भारत का रक्षा मंत्रालय इस समय डसाल्ट एविएशन और रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड की एरोस्ट्रक्चर लिमिटेड की जो जॉइंट वेंचर है, जिसको हम DRAL के नाम से जानते हैं, उसको रीस्ट्रक्चर करने की तैयारी में है। रिलायंस की इस समय तकरीबन 49% हिस्सेदारी है, वो हट सकती है, और उसकी जगह एक नया प्राइवेट पार्टनर लाया जाएगा। ये क्यों किया जा रहा है बदलाव, इसके पीछे का एक कारण है, सरकार चाहती है कि भारत में फाइटर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम मजबूत हो, और एक से ज़्यादा प्राइवेट कंपनियों को इसमें शामिल कर रिस्क को कम और कैपेबिलिटी को बढ़ाया जाए। इससे मेक इन इंडिया डिफेंस सेल्फ रिलायंस को बढ़ावा मिलेगा। भारत में करीब 96 राफेल फाइटर जेट्स का निर्माण किया जाने की योजना है, और ये भारत में विदेशी कंपनी के साथ सबसे बड़े प्रोडक्शन प्रोग्राम्स में से एक हो सकता है। अब यहाँ पर प्रोडक्शन सेटअप और इंफ्रास्ट्रक्चर भारत तैयार करेगा, सप्लाई चेन मैनेज करेगा, और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को भी संभालेगा, और ये काम जो नए पार्टनर हैं उन्हें मिलकर करना पड़ेगा। इसके अलावा देखा जाए
तो हमें एमआरओ फैसिलिटी भी देखने को मिलेगी। डीआरएएल को सिर्फ प्रोडक्शन की ही नहीं बल्कि राफेल के रीजनल एमआरओ हब को विकसित करने की जिम्मेदारी दी जाएगी, जहां पर वो इसको तैयार करेंगे, जहां पर राफेल के मेंटेनेंस, ओवरहॉल और बाकी का काम हो सके। हमारी अगली बड़ी अपडेट जनरल इलेक्ट्रिक को लेकर आ रही है। आज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस के अधिकारियों के बीच में एक महत्वपूर्ण बातचीत हुई है। दरअसल जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस की एक हाई लेवल टीम इस समय भारत आई हुई है और इस टीम को लीड कर रही है रीता फ्राहर्टी। उन्होंने बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अधिकारियों से मुलाकात करी है। ये मीटिंग एचएएल के सीएमडी डीके सुनील सर, डायरेक्टर ऑपरेशंस रवि के सर और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के सीनियर लीडरशिप की मौजूदगी में हुई है। इस मीटिंग में मुख्यतः F404 को लेकर चर्चा करी गई है, जहां पर इंजन के करंट स्टेटस, सप्लाई और प्रोडक्शन प्रोग्रेस को लेकर बातचीत हुई है। तो वहीं F414 इंजन को लेकर के भी बातचीत हुई है, जो ज़्यादा पावरफुल इंजन है और इसे भारत में ही ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के अंतर्गत बनाने की बात की जा रही है। भविष्य में ये तेजस मार्क 2 और एमका मार्क 1 को पावर करने का काम करेगा। डेलीगेशन ने बेसिकली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के एयरक्राफ्ट डिवीजन को भी देखा, असेंबली हैंगर को भी देखा और तेजस मार्क 1 अल्फा की जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हैं उनको सराहा भी है। इसका मतलब ये है कि भारत में फाइटर जेट प्रोडक्शन को तेज करने के लिए जनरल इलेक्ट्रिक के बीच अब इंजन बढ़ाने का या इंजन डिलीवरी बढ़ाने का जो दबाव है वो बनाया गया है। देखते हैं इसका प्रभाव कितना ज़्यादा हमें देखने को मिलता है और क्या अब तेजस मार्क 1 अल्फा में तेज़ी आने वाली है, ये भी देखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है उत्तम एसा रडार को लेकर के। भारत का उत्तम एसा रडार सफलतापूर्वक तेजस LSP-2 और LSP-3 में फ्लाइंग टेस्ट को पूरा कर चुका है या फ्लाइट टेस्ट हो चुका है इन रडार्स का। ये डीआरडीओ के LRDE द्वारा विकसित एक आधुनिक फायर कंट्रोल रडार है, जहां पर 150 से ज़्यादा जो फ्लाइट टेस्ट हैं वो पूरे किए जा चुके हैं। एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड दोनों मोड में इसका प्रदर्शन काफ़ी काबिल तारीफ रहा है, काफ़ी सफल रहा है और रडार ने टारगेट डिटेक्शन, ट्रैकिंग, एंगेजमेंट में भरोसेमंद प्रदर्शन दिखाया है। बेसिकली इसको इस समय सेमिलैक ने ट्रायल के 4 प्रमुख चरणों पर सफल घोषित किया है और यह रडार प्रोडक्शन के करीब है और जल्दी ही तेजस मार्क 1 अल्फा में लगाया जाएगा। इसके आने से बेहतर ये होगा कि ये रडार इल्टा ELM 2052 जो कि इजराइल निर्मित रडार है उससे भी बेहतर बताया जा रहा है। ये 25% तक बेहतर परफॉर्मेंस देगा। इसमें बेहतरीन रेंज, रेवोल्यूशन, मल्टी टारगेट ट्रैकिंग कैपेबिलिटी देखने को मिलेगी और करीब 980 TR मॉड्यूल्स देखने को मिलेंगे, जो ज़्यादा ताकतवर और इसको ज़्यादा सटीक भी बनाएंगे। खास बात यह है कि इसमें लगभग 95% स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है और विदेशी निर्भरता को कम करने का प्रयास किया गया है। भविष्य में मार्क 2 और एमका जैसे प्रोजेक्ट में भी उत्तम परिवार के जो रडार्स हैं उनको यूज़ किए जाने की योजना पर काम किया जा रहा है। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है भारत की एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल को लेकर के। भारत की लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल यानी LRLACM को लेकर ये बताया गया कि ये सुखोई 30 MKI फाइटर जेट से लॉन्च किया जाएगा और बहुत जल्दी इसके जो टेस्ट हैं वो आयोजित होने वाले हैं। ये प्रोजेक्ट DRDO की लैब ADE के द्वारा चलाया जा रहा है और अभी जो कैप्टिव कैरिज ट्रायल है उनकी तैयारी चल रही है। यहाँ पर बेसिकली आपको बता दें कि ब्रह्मोस के लिए जो एग्जिस्टिंग पायलट बनाया गया है उसी का उपयोग इसके लिए किया जा रहा है, जहाँ पर लागत काफ़ी कम आई है और इंटीग्रेशन काफ़ी आसान हुआ है। बेसिकली इसमें जो रॉकेट बूस्टर है वो नहीं होगा, जैसे कि हमें समुद्री वेरिएंट पे देखने को मिलता है या जमीनी वेरिएंट पे देखने को मिलता है, बल्कि इसे हवा में ही ग्रेविटी ड्रॉप से छोड़ा जाएगा और ये करीब मैक 0.6 की स्पीड पर एयर फ्लो से इंजन का स्टार्ट होगा और ये मिसाइल अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना शुरू करेगी। निर्भय मिसाइल का एडवांस वेरिएंट इसको बताया जा रहा है। ये लॉन्ग रेंज की जो प्रिसीजन स्ट्राइक है उसके लिए काफ़ी बेहतरीन रक्षा उपकरण बताया गया है। इसके अलावा जो एनिमी के हाई वैल्यू टारगेट हैं, जैसे कि एयर बेसिस हो गए, रडार इंस्टॉलेशंस हो गई, कमांड सेंटर हो गए, उनको तबाह करने की कैपेबिलिटी भी इसके पास होगी। इसके स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये ब्रह्मोस को कॉम्प्लीमेंट करेगा, बल्कि आपको बता दें कि इंडियन एयरफोर्स की जो स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी है उसके लिए भी इसे एक बड़े इंक्रीमेंट के तौर पर इस समय देखा जा रहा है। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है भारतीय नौसेना को लेकर के। भारतीय नौसेना अब अपने MiG-29 के फाइटर जेट की मेंटेनेंस और रिलायबिलिटी सुधारने के लिए स्वदेशी समाधान पर फोकस कर रही है। विदेशी कंपनियों पर निर्भरता कम करने के लिए प्राइवेट सेक्टर, स्टार्टअप्स और MSME को शामिल किया जा रहा है। बेसिकली आपको बता दें कि यहाँ पर इस समय कुछ सिस्टम है जिन पर काम किया जाना है, जैसे कि प्रेशर ट्रांसमीटर हो गया। इसमें फ्यूल, हाइड्रोलिक और एयर सिस्टम की मॉनिटरिंग काफ़ी ज़रूरी होती है। फ्लाइट सेफ्टी और इंजन परफॉर्मेंस के लिए काफ़ी अहम माना जाता है। इसके अलावा यूनिवर्सल फायर सेंसर जो हो गया इंजन के लिए, वो देखा जाएगा। इंजन में कहीं अगर आग लगती है तो उसको जल्दी पता लगाया जा सकेगा और हाई टेम्परेचर और कठिन नौसैनिक वातावरण में इसको काफ़ी ज़रूरी माना गया है। इसके अलावा कंट्रोल और जो मॉनिटरिंग यूनिट है वो देखने को मिलेगी, जहां पर इंजन डेटा और एयरक्राफ्ट सिस्टम के बीच जो इंटरफेस है वो देखने को मिलेगा। रियल टाइम डायग्नोस्टिक और
सॉल्ट मैनेजमेंट में हमें मदद देखने को मिलने वाली है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।